हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज हमारी वीडियो क्लास 11 की चालू होने वाली। क्या टॉपिक है हमारा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति। तो आप इसको डेली अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छी तरह के देखते होंगे। देखिए, आप गार्डन में पानी डालते हैं ना, ऐसे करके गार्डन में पानी डालते हैं तो आपके जो पाइप से जो पानी निकलता है आपके गार्डन में जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप क्या करते हो? फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल से किक मारते हो ना, फुटबॉल ऐसे जाता है। तो ये सब दिस इज द सम एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, रोचकदार है, क्लियर होने वाला है। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं टोटल स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी जरूर। देखिए, मैं नहीं बोलता कि आपको 10 मिनट 15 मिनट पूरा रटवा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, ऐसा मैं नहीं बोलता। आप लोगों को एक एक चीज़ लिखवाता भी हूँ, आप लोगों के कॉपी के पास जाता हूँ, आप लोगों के पास जाता हूँ, एक एक का हैंड राइटिंग चेक करता हूँ। तो इसमें मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती होगी, या आप लोगों को लगता होगा कि सर एक एक चीज़ को रुक रुक के समझाते हैं, शॉर्ट में नहीं समझाते। तो शॉर्ट वाला काम नहीं है, आप लोगों को फुल डिटेल्स में और अच्छे समझना है, समझ समझ के लिखना है। यहाँ पढ़ के आना है, यहाँ समझना भी, पढ़ के यहाँ फिर पढ़ना जाके, ठीक है। तो प्रक्षेप गति, व्हाट इज प्रक्षेप गति, जैसे हिंदी और इंग्लिश, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको ये लिखना है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम ऑफ गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, जब किसी वस्तु को, चलिए आप इसको बाद दिखा देंगे, लिखिए चलिए। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, and when allowed to move in two dimension under the action of gravity alone, लिख लिए, जल्दी लिख ले, कुछ आप लोग शॉर्ट लिख देंगे। अंडर द ग्रेविटी alone, without being propelled by any engine or fuel। क्लियर हुआ? ओम तिवारी जी, आप मुंह बंद के चुपचाप बैठ के लिखते रहिए, और वहीं बैठेंगे आप, ठीक? समझ में आ रहा ना? गुड। यस बोलो, तेजी से बोलो, यस सर, सर, गुड। जब किसी वस्तु को, क्या लिखोगे? देखिए चलिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा। ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य किसी दिशा में प्रारंभिक वेग, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है। क्या सोचा? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई किसी अन्य डायरेक्शन में जाकर गिरती है। तो जब वस्तु जो गिर रही है, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो वस्तु फेंकते हैं, जैसे कि मैंने इसको फेंका, जिस वस्तु को हम फेंकते हैं उसको प्रक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और प्रक्षेप के पथ को हम प्रक्षेप पथ या ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। ओके, और इसका पथ कैसा होता है? पैराबोला, ना तो सर्कल ना तो रेक्टेंगल, बल्कि क्या होता है? पैराबोला, पैराबोलिक। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए। वेयर अ बॉडी थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, where a body thrown in a initial velocity in the direction other the vertical, ठीक, direction the other than vertical, then the body travel in a curve path, then the body travel in a curve path in a
वर्टिकल प्लेन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉल्स ऑन द एंड, क्या लिखिए आप, हाँ गुड, रुक जा रहे हैं, हाँ, एंड द फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ at some other point. This type of motion is known as projectile motion. एक बार सुन लीजिए, when a body is thrown with an initial velocity in the direction other than vertical, then the body travels in a curved path in a vertical plane under acceleration due to gravity and falls to the ground at same other point. This type of motion is known as, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. द बॉडी थ्रोन, जो बॉडी फेंका जाता है, द बॉडी थ्रोन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड द पाथ ऑफ फॉलो बाय द इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, ठीक, विच इज पैराबोलिक. क्लियर हो गया? तो इतना आपको लिखना है, ठीक है. इतना आपको क्या करना, लिखता है, लिख लिए. चलिए लिखते तो अब बैठ जाता हूँ थोड़ा सा मैं. इतना आपको लिखना है. तो और तो कई सारे डेफिनेशन आप दे सकते हो कि प्रक्षेप क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है, बॉडी है. क्या है? एक बॉडी है, एक पिंड है. क्या है? बॉडी, एक पिंड है. प्रक्षेप क्या है? एक पिंड है जिससे कुछ प्रारंभिक वेग. आप क्या ये पढ़ना इधर उधर कर रहे हो? हाँ ठीक, चुपचाप बैठिए. क्या लिखोगे? प्रक्षेप क्या है? प्रक्षेप एक बॉडी है, एक पिंड है जिससे कुछ प्रारंभिक वेग. क्या है प्रक्षेप? एक बॉडी है, एक पिंड है जिससे कुछ प्रारंभिक वेग देकर हम कहाँ फेंकते हैं? ऊपर की ओर. क्या करते हैं? कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और ऊपर फेंकते हैं. यह पिंड, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा इफेक्ट होता है और यह पिंड गुरुत्वीय बल के अधीन वर्क करता है. ओके, पॉइंट भी नोटेड. सेकेंड लीजिए, प्रक्षेप गति, दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन. प्रक्षेप गति द्विमीमीय गति का उदाहरण है, या ऐसा बोल सकते हैं यह एक कंबाइन है कि इसका 1 डायमेंशन मोशन का कंबाइंड फॉर्म है. तो हम ये बोल सकते हैं प्रक्षेप गति क्या है? एक द्विमीमीय गति का 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. प्रक्षेप गति द्वारा, है ना, प्रक्षेप गति के दौरान पिंड द्वारा परवलयाकार पथ का क्या करता है? फॉलोड किया जाता है. जब कोई पिंड प्रक्षेप गति करता है तो क्या करता है? वो परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है. जब हम किसी प्रक्षेप को 36 से थीटा कोण पर क्या लिखे? जब किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल सबटेंडेंट फ्रॉम थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल थीटा, तो उसके वेग का 36 घटक क्या होता है? 2 होगा. एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स. क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो 36 घटक होगा उसको हम क्या लिखेंगे? u cos थीटा. और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या लिखेंगे? v cos थीटा. ठीक है. अब देखिए, ध्यान दीजिए, हैं जब कोई बॉडी प्रक्षेप गति कर रही है तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट. 2 कंपोनेंट मैंने बताया था. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होता है? u sin थीटा. ये देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स इफेक्टेड टू ग्रेविटी. जब किसी पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो पत्थर शुरू में जाते हैं, जितना आपकी ताकत रहेगी उतना जाएगा. तो जाते जाते उसका वेलोसिटी क्या कम होते जाता है? ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा डिक्रीज होते जाएगा, घटता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसके पश्चात जैसे जैसे पिंड जब मैक्सिमम हाइट पर इसका क्या हो गया? 0 हो गया. पिंड नीचे गिरते जाता है और धरातल से, माने जो सरफेस से टकराते समय इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? अगेंस्ट u sin थीटा. ठीक है. तो मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए. डायग्राम को बनाइए, जल्दी से भी चालू करते हैं. ओके, जो लिखाना था मैंने उतना
देखिए पढ़ाने को समझाने को हमारी वीडियो 1-1 घंटे लंबी हो जाएगी, इस पर अगर हम लेक्चर देते जाएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ओम तिवारी जी लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लो हम राइफल बंदूक से गोली मार रहे हैं, तो गोली से मारते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं जाती, इसलिए बोला जाता है कि अपने टारगेट से पर ही निशाना लेके नहीं मारना है, टारगेट से ऊपर या नीचे लेके निशाना। तो बंदूक से दो दागी गई गोली, एरोप्लेन से जो बम गिराते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो मैंने ये भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। बट हम स्टडी के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 लंबवत घटकों में विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे, इससे पश्चात लंबवत 2 एक विमीय सदिशों का गतियों का, इसको हम देखिए दिस इज द टाइप ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। पर हम जब इसका स्टडी करते हैं तो इसको हम वो क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट जो कि 1 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल होता है, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जो एक विमीय गति के 2 परस्पर लंबवत घटकों में हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ओके, चलिए प्रक्षेप गति को हम किसमें डिवाइड करते हैं, जैसे पहले ही बताया मैंने, किसमें गति, हॉरिजॉन्टल मोशन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता, लिखते चलिए, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा क्या है, वर्टिकल। ठीक है, तो प्रक्षेप गति को हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नहीं बैठते बन रहा, उसको खींच लीजिए, उसको हाँ खींच लीजिए, इधर खींच, इधर बैठ जाइए, आइए, नहीं बन रहा है बैठते। एक्चुअल में ज़्यादा बच्चे तो है नहीं, मात्र 15 बच्चे हैं, है ना, लेकिन आपके लिए स्पेशल सीट है। ओके, बैठिए पढ़िए। तो हम को 2 घटकों में विभाजित करते हैं, पहला होता है क्षैतिज गति और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ये दोनों गति क्या होते हैं, ये दोनों जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द 2 डायमेंशन मोशन, पर हम इसको क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में, जो कि 1 डायमेंशन मोशन को डिवाइड करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट मोशन, ठीक है, और दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, क्षैतिज दिशा में नहीं, है ना, इसको ध्यान रखना। जैसे सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमेशा ऐसे काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसका 36 त्वरण को हम मान, क्या कर रहे हो, आराम से बैठिए, चुपचाप देखिए, समझिए, इधर मत करिए। तो क्या होता है इसका, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसमें 36 त्वरण काम नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं करेगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन काम करेगा, ठीक है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सर्च करते हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, ऑलवेज 0। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। जब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करते समय में ऑलवेज बी रिमेंबर या पॉइंट बी नोटेड, इसका 36 त्वरण क्या होगा, 0। क्या होगा, तेजी से बोलो, 0। क्या होगा, वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर हाँ, 36 गति क्या होती है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होगा और वर्टिकल मोशन क्या होगा, इसका
जो क्षैतिज गति होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, कौन सा? हॉरिजॉन्टल मोशन, यूनिफॉर्म। बट वर्टिकल मोशन क्या होगा? अफेक्टेड टू, किससे होगा? ग्रेविटी से अफेक्ट होगा। क्षैतिज त्वरण क्या होता है? इसका शून्य होता है। तो क्षैतिज जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ये नियत रहेगा, है ना। लेकिन जो वर्टिकल मोशन होगा, ये लगातार किससे इफेक्ट करेगा? ड्यू टू ग्रेविटी से, है ना, गुरुत्वाकर्षण से। होगा कि नहीं? जब बंदूक सैनिक को बोलते हैं ना निशाना लगाओ, ये ऐसे निशाना लगाता है तो कुछ गोली जो है जाकर टारगेट से थोड़ी नीचे लगती है, ऐसा नहीं कि सीधे जाएगी। इसलिए जब बंदूक को ट्रेनिंग जाता है ना, एक गोली एक दूसरा वेपन ट्रेनिंग का मुद्दा होता है ना सिपाही। तो आपको बोला जाएगा टारगेट से थोड़ा नीचे लगाओ, कि नीचे लगाओ कि ऊपर लगाओ। कैसे? क्योंकि गोली जाके नीचे ऐसे जाएगी, सीधा नहीं जाती है। यही दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। तो हम ये क्या देख रहे थे कि जो क्षैतिज त्वरण होगा 0 होगा और ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा इसका? जो क्षैतिज गति होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, बट ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्व से प्रभावित होगी, है ना, एक समान त्वरित होगी। तो प्रक्षेप गति का हम जब एनालिसिस करेंगे तो कितना इसका जब प्रक्षेप गति का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिम्पटम्स। देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। वायु का प्रतिरोध क्या होता है? 0। ठीक है। प्रक्षेप पथ के प्रत्येक बिंदु गुरुत्वीय त्वरण परिमाण दिशा में नियत रहता है। ठीक है। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके कौन तिवारी जी? चलिए अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है हमने? डायग्राम। कोई ऑब्जेक्ट, देखिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। कौन है? तुम पत्थर लेके खड़े हो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी पॉइंट O पर। क्या बोला मैंने? मान लो सपोज एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस h है ना, अबव द अर्थ सरफेस h हाइट एट पॉइंट O। वहाँ से वो लड़का जो है पत्थर को फेंकता है, और पत्थर को फेंकने के बाद हम इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी और क्या क्या हम डायरेक्शन मोशन निकालेंगे उसको देखे हैं। ठीक है। इसमें जो लड़का है देखिए, उस पत्थर को इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है? ये फेंक रहा है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैंने एरो मारा है, देखो x दिशा में क्या कर रहा है। मान लो कि कोई बालक, कोई लड़का पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी बिंदु O पर क्षैतिज दिशा में किसी पत्थर को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहा है। तो समय t पर प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में एट टाइम t, समय t पर उस पत्थर के द्वारा जो कि लड़का फेंका है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी कितनी है? बताइए। x कितना है? वेरी गुड। तो उस बच्चे के द्वारा जो फेंका गया क्षैतिज दिशा में जो पत्थर फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कितना है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? x। कोई गुड, कोई नॉलेज, कुछ पूछ रहे हैं? और वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, ये यहाँ से क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x, एंड वर्टिकल डायरेक्शन भी कितना होगा? y। कितना होगा? y। वेरी गुड। ठीक है। तो इस गति को, प्रक्षेप की गति को हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर गति में विभाजित करते हैं। अब आप डालते हैं यहाँ पर हेडिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। आप लोगों के पास भी आऊँगा, पीछे नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो आप लोग अपने ध्यान से लिखते रहिए। डस्टर उधर देखे हैं क्या? डस्टर देखिए कहाँ है, इधर डस्टर दीजिए, ये रखा है। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन। गुड, थैंक यू। माना कि हॉरिजॉन्टल, माना कि प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, ये 36,
हॉरिजॉन्टल ना, इनिशियल वेलोसिटी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ux। कोई डाउट? कितना इनिशियल वेलोसिटी ux, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, एक्सेलरेशन है यहां पर कितना हो जाएगा ax इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है। तो उसका जो क्षैतिज वेग होगा कितना होगा, देखिए अभी हम किसकी गणना कर रहे हैं, क्षैतिज प्रक्षेप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लिख देते हैं, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना होगा ux, और क्षैतिज त्वरण हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड, x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। कोई डाउट ओम तिवारी जी, कोई डाउट? तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू uxt प्लस 0, x इक्वल टू ut मान सकते हम, t इक्वल टू x/u। ये हमारा क्या निकल गया कि t समय में वह चली गई, उसकी क्षैतिज दूरी कितनी है x और ऊर्ध्वाधर दूरी y। गुड, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप देखो 11th क्लास में हो, फिर 12th जाओगे, फिर IIT JEE की तैयारी करोगे, है ना, क्लियर? क्योंकि आप मैथ्स वाले हो तो इसलिए आपको ध्यान देना है। आप लोग बायो वाले हो तो इधर बायो इधर मैथ्स, तो दोनों को हम लेके चलिए, हमारा निकालिए क्या 3। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन इधर लिखते हैं, दिख रहा है इधर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हम कैलकुलेशन करते हैं, इधर हम क्या कर देंगे ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। तो क्षैतिज गति तो हमने देखा, अब ऊर्ध्वाधर गति क्या देखेंगे, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मोशन है, टोटल टॉपिक हमारा ये है, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन देख लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इस पर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखे थे, वर्टिकल मोशन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने क्या लिखा ना टाइम। अब देखो यहाँ पर जो होगा क्या क्या होगा देखो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा, ui इक्वल टू 0, कितना होगा ui इक्वल टू 0, ux इक्वल टू ये लिखना था, है ना। इसमें uy इज इक्वल टू 0। अब ay इक्वल टू क्या, इधर देखिए ay इक्वल टू लिखेंगे -g, क्योंकि मैं बताया था ना क्षैतिज त्वरण 0 होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर त्वरण किससे होता है, गुरुत्व से इफेक्टेड हो जाता है और प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, इसे पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, पुट करिए y इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t का स्क्वायर। क्लास छोड़ के नहीं जाइए, आइए। y इक्वल टू ui कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2 -g और t का स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 g/t स्क्वायर होगा। चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे कि सही गलत है। मैंने बोला लगातार इफेक्ट होगा, क्या सही है ये? नहीं, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, इसको जी को निगेटिव मत रखना। देखिए
वस्तु लगातार गिर रही है नीचे तो प्लस जी, नीचे से ऊपर जा रही है तो निगेटिव। कई लोगों ने लिख के रखा, मैं देखा पहले से। ठीक है, टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। एक्स वाई भी हो, एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा खांसी आ गया था, है ना। तो हमारा वीडियो बना है जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में 36 वेग और ऊर्ध्वाधर वेग की गणना कर रहे थे हम। 36 वेग में हम यूएक्स यू रखे थे और 36 तो हमारा 0 था, तो हमने टी की वैल्यू निकाला। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तो इसमें यू वाई 0 लगेगा, ए वाई क्या होगा प्लस जी, है ना। तो जब हम सेकंड इक्वेशन में मोशन मान रखते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। खांसी बड़ा जोर का आया था। y इक्वल टू जी, तो कांस्टेंट ले लेंगे g/2 यू स्क्वायर इक्वल टू के, तो y इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू, यह एक पैराबोलिक का समीकरण, पैराबोला जमीन के अंदर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। when a body is projected, लिखिए, when a body is projected horizontally for certain height above the surface it's follow parabolic path। ठीक है, गति के दौरान, जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से 36 दिशा में, जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से 36 दिशा में प्रक्षेपित पथ का जो पथ होता है ये हमेशा कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। ओके, पैराबोलिक होगा। अब हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। देखिए, सब चीज़ों को मैं बताऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ये एयर में होगा, सब चीज़ को एक बार अलग शॉर्ट नोट बता दूंगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिसको उड्डयन काल भी बोलते हैं, ये एयर में ही होता है। ठीक है, इसको बाद में लिखवा दूंगा। तो चलिए लिखे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में, है ना, किसी भी प्रोजेक्टेड को पृथ्वी तल से आने में टेकन टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ नोन एज, तो होना टाइम ऑफ पीरियड या टाइम पीरियड, है ना। किसी प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में, अपनी गति के दौरान पृथ्वी तल तक आने में जितना समय लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें हम फिर से यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आप लोग उतार लिए हो तो फिर से लिखते हैं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में बताया एयर में होगा, जो कि वर्टिकल होगा। तो इसे बताइए आप क्या क्या जीरो होगा, क्या क्या जीरो होगा। गुड, चलिए देखते हैं ना। तो यू वाई इक्वल टू 0, अच्छा बताया, समझे हो। ए वाई इक्वल टू जी, है ना, और स्मॉल टी क्या लेंगे, कैपिटल टी लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो y इज इक्वल टू
0 इंटू टी प्लस 1/2 g t का स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1/2 g t का स्क्वायर। तो अब y कितना है, ये कितना ले सकते हैं अपन, h। ठीक है, y इक्वल टू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट, दिस इज h। ठीक है, तो हम यहाँ पर h लेते चलेंगे, h स्मॉल लेते चलेंगे, तो हो जाएगा 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो 2h अपॉन जी और स्क्वायर रूट में जाएंगे तो टाइम पर निकल जाएगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं। ठीक है, ये हम क्या निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? ठीक है, प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। ओके, क्या बोलेंगे, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या लिखोगे, टी इक्वल टू 2h बजेगा ना। इन हॉरिजॉन्टल मोशन द टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड अपॉन द हाइट एंड नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये तो उड्डयन काल है, ये जो उड्डयन काल है किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके हाइट पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब आप निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज पराग। तो प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में जो प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में चली गई क्षैतिज दूरी को, अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पराग। लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों की स्कूल की तैयारी करा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी इसमें हो जा रही है, तो इसको शॉर्ट में नहीं कर सकता। अभी देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कम से कम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, हो सकता है 2 में हो जाए, हो सकता है, देखते हैं। तो अभी हम 36 पराग की गणना करते हैं। तो क्या लिखे, प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम क्षैतिज पराग कहते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। क्या लिखोगे, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, मान लो रेंज मतलब कुल तय की गई दूरी कितना होता है, इसको मिटा दें, कुछ मिटाना पड़ेगा। मान लो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम रेंज से माने क्षैतिज पराग दूरी होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना लिखे थी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो r इक्वल टू u t। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, सिंपल है। अब आप इसकी वैल्यू को पुट करके खुद से निकालिए, चलिए। ठीक है, t की वैल्यू जो मैंने निकाला है वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है। ठीक, क्या निकल जाता है, एक्सपेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। रख दें, रख लिए होंगे। तो ये हमारा निकल गया u और 2h/g। तो ये r डिपेंड कर रहा है किस पर, UH और g पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है ना, जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उसके लिए हम क्या क्या निकाले, क्षैतिज गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ पीरियड
और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो है उसको बाद में निकालेंगे, दोनों को ऐड करके हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा प्रक्षेप गति के प्रक्षेप के दौरान जो प्रक्षेप गति है, हाँ, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ड्यूरिंग ऑफ मोशन इसके वेलोसिटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा खांसी आ गया है। हमारी वीडियो 35 मिनट की लगभग हो गई है, तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है ना। तो अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रक्षेप गति के प्रक्षेप के दौरान वेगों के घटकों में परिवर्तन, द वेरिएशन ऑफ द कंपोनेंट, क्या लिखेंगे, द वेरिएशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो ये हम देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। कि इसमें हम ये देखेंगे कि मान लो एक प्रक्षेप है, ये ज़मीन पर रखेंगे, ज़मीन पर अभी हम क्या रखें, कुछ हाइट पर रखें ना, तो वो जो है वो नीचे हो जाएगा, है ना, इनिशियल जिसको बोलते हैं ओरिजिन पर, वहाँ से वो हो जाएगा। और किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर ओ से फेंकेंगे तो क्या करेगा, ज़मीन से थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम ओ को मूल बिंदु मान लेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एच खींचते हैं। अब हम यू को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा यू एक्स यू कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, और दूसरा हो जाएगा यू आई इक्वल टू यू साइन था, ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा, क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यू एक्स से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होगा, देखिए कल का टॉपिक का स्टेप जाता हूँ, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा यू वाई, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके बनेगा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए तो ये एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो इसको दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई का यू साइन थीटा। तो यो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, आप ड्यूरिंग टू होल जर्नी ड्यूरिंग टू ट्रेवल ऑफ होल जर्नी भी कांस्टेंट, अपनी पूरी यात्रा के दौरान ये क्या करता है, कांस्टेंट बना रहता है ना, उस पर कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता। परंतु जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, क्या लिखा, यू साइन थीटा, ये वैल्यू इसकी क्या वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है उस पर जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशन, इसमें क्या है परपेंडिकुलर, इस पर हमें हमेशा क्या वर्टिकल डाउनवर्ड्स ही वर्क करता है। ठीक है, और एक परफेक्टली हाइट पर हम उसको मान लें, कल बताएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू शून्य हो जाती है और फिर जो है तो नीचे, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते ना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते जाते हैं, ये ऐसे ऐसे जाएगा मैक्सिमम हाइट में, ये ऐसे ही है, ये इस पॉइंट पर क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो ये टॉपिक कल के लिए था हमारा। तो प्रोजेक्टाइल काफ़ी ईजियर है, अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो ईजियर लगेगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो कल हम इसको आगे क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कोचिंग में आते हैं तो ठीक है, जो नहीं भी आते हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बताइएगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।